Hello, students, and welcome to Prep IAS. I am Shubhangi Sharma, your faculty for History and Culture. Students, as a part of this particular series, we are conducting a crash course for your UPSC CSE prelims. And the topic for today is going to be the rise of Marathas and the various causes due to which the Mughal Empire finally saw its decline. So, let's begin. तो स्टूडेंट्स हमने अपने लास्ट लेक्चर के अंदर देखा था कि औरंगजेब ने कैसे डेक्कन में एक्सपेडिशन किया। पूरा टाइम उनका ऑलमोस्ट पूरा टाइम जो है वो निकल गया डेक्कन के अंदर। फाइनली उन्होंने बीजापुर और गोलकोंडा को तो कैप्चर करके कंप्लीटली वाइप आउट कर दिया था, लेकिन एक पावर थी जिससे वो प्रॉपरली डील नहीं कर पाए और उसको टैकल करते करते अल्टीमेटली उनकी 1707 में डेथ हो गई। बट हम देखते हैं कि उन्हें वो कंट्रोल नहीं कर पाए। वो पावर थी स्टूडेंट्स मराठास की। तो इस लेक्चर के दो पार्ट होंगे। फर्स्ट पार्ट में हम मराठास और उनसे एसोसिएटेड जो की पॉइंट्स हैं, मेजर एडमिनिस्ट्रेशन के पॉइंट्स हैं, उनका डिस्कशन करेंगे। और सेकंड पार्ट में हम सारे रीजंस ट्रेस करेंगे जिसकी वजह से मुगल एम्पायर का डिक्लाइन हो गया। स्टूडेंट्स, आप देखेंगे कि अगर हम मराठास की बात करें तो मराठास एज अ ग्रुप, मराठास एज अ पावर ग्रुप इमर्ज्ड अराउंड 15th सेंचुरी। 15th सेंचुरी में हम देखते थे कि सबसे पहले मराठास जो हैं इनको एम्प्लॉय करते थे कौन? बहामनीज। बहामनीज इनको एम्प्लॉय करते थे एज बारगीड्स। बारगीड्स क्या होते हैं स्टूडेंट्स? बारगीड्स आपके मर्सिनरी या फिर सोल्जर्स, इनको सोल्जर्स की तरह एम्प्लॉय करते थे बहामनीज। और आगे जाके जब बहामनी एम्पायर टूट जाता है और उसके सक्सेसर स्टेट्स आते हैं तो उसमें हम देखते हैं स्टूडेंट्स की बीजापुर, अहमदनगर एंड गोलकोंडा, ये जो तीनों मेन सक्सेसर स्टेट्स हैं, ये तीनों के तीनों क्या है? मराठास को अपनी तरफ करने की कोशिश करते हैं, क्योंकि मराठास का एक स्ट्रॉन्ग मार्शियल कैरेक्टर था। दीज वर मिलिट्री एडवेंचरर्स जो कि अपने गुरिल्ला वॉरफेयर के लिए यानी कि छुप के वार करने के लिए काफी पॉपुलर थे। तो हम मराठास की अगर एज अ मिलिट्री एडवेंचरर ग्रुप बात करें तो ऑलरेडी बहामनीज इनको एम्प्लॉय कर रहे थे एज बारगीड्स। उसके बाद में बीजापुर, अहमदनगर, गोलकोंडा भी टाइम एंड अगेन इनकी मदद लेते थे। और फिर हम देखते हैं स्टूडेंट्स की मिडिल ऑफ द 17th सेंचुरी आते आते शिवाजी पावर में आते हैं और शिवाजी मराठा एम्पायर की स्टार्ट करते हैं, मराठा एम्पायर की बिगिनिंग करते हैं। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स हम लोग ने एक बैकग्राउंड ले लिया है कि भाई मराठास कौन थे और इसके अलावा पहले मराठास क्या कर रहे थे, शिवाजी के आने से पहले क्या हो रहा था। एंड यहाँ से हम देखना शुरू करेंगे कि भाई शिवाजी का राइज कैसे होता है और कैसे वो एक इंडिपेंडेंट मराठा एम्पायर कार्व आउट करते हैं। So basically students, Shivaji is considered as the founder of the Maratha Empire, जो कि 19th फरवरी 1630 को शिवनेर के फोर्ट के अंदर पैदा हुए थे। इनके फादर का नाम है शाहजी भोसले एंड इनकी मदर का नाम है जीजाबाई। ही वॉज मैरिड टू साईबाई निम्बलकर इन 1640। अपार्ट फ्रॉम दैट स्टूडेंट्स, इनके जो पॉलिटिकल गुरु थे उनका नाम था दादाजी कोंडदेव और जो इनके स्पिरिचुअल टीचर थे उनका नाम था रामदास। इसके अलावा स्टूडेंट्स आप देखेंगे कि इन्होंने एक यंग एज में ही 16 साल की उम्र में ही सबसे पहले अपनी पहली मिलिट्री जीत जो करी थी वो थी कैप्चरिंग ऑफ अ फोर्ट नोन एज तोरना फोर्ट। उसके बाद स्टूडेंट्स हम देखते हैं कि 1656 से जो है शिवाजी काफी पावर में आ जाते हैं और यहाँ पर सबसे पहले वो रायगढ़ को अपनी कैपिटल बनाते हैं। इसके बाद में स्टूडेंट्स हम देखते हैं कि 1660 आते आते औरंगजेब जो हैं वो साउथ के अंदर शाइस्ता खान को गवर्नर बनाते हैं। शाइस्ता खान और शिवाजी जो है इनका आपस में कॉन्फ्रंटेशन चलता ही रहता था और इसके तहत हम देखते हैं कि 1663 में शिवाजी जो हैं शाइस्ता खान के ऊपर अटैक करते हैं, ट्रेचरी से उनके ऊपर अटैक कर देते हैं। और उसके बाद में हम देखते हैं कि औरंगजेब जो हैं वो इनको गवर्नर ऑफ साउथ की जगह से रिमूव कर देते हैं और इनको बंगाल की तरफ भेज देते हैं। तो शाइस्ता खान जो है क्योंकि ये शिवाजी को कैप्चर करने में या इनकी पावर को कंट्रोल करने में सक्सेसफुल नहीं रहे, इस वजह से हम देखते हैं कि औरंगजेब इनको हटा देंगे और इनको इंस्टेड बंगाल की तरफ भेज देंगे। यहाँ पे स्टूडेंट्स जो हमारे पास सबसे हिस्टोरिक डेकेड है शिवाजी की पावर की राइज का, दैट इज बिटवीन 1664 टू 74। तो यहाँ पे आप देखेंगे मेजरली शिवाजी का जो राइज हो रहा है, जो उनके पास पावर आ रही है और कैसे वो औरंगजेब के लाइफ लॉन्ग दुश्मन बनने वाले हैं, ये पूरी कहानी इस पर्टिकुलर डेकेड के अंदर सिमट जाती है।
तो बेसिकली क्या होता है, 1664 में हम देखते हैं कि शिवाजी सूरत को रेड करते हैं। सूरत अपना किसके अंडर आ गया, मुगल्स के अंडर आ गया, और ये डायरेक्ट मुगल्स की सुजरेनिटी, उनकी अथॉरिटी के ऊपर अटैक था। इस वजह से स्टूडेंट्स हम देखते हैं कि जब ये रेड हो जाती है तो फाइनली औरंगजेब क्या करते हैं, शिवाजी को कंट्रोल करने के लिए जयसिंह को अपॉइंट करते हैं। जयसिंह जो कि राजपूत रूलर है, 1665 में जाते हैं और पुरंदर पर अटैक कर देते हैं। स्टूडेंट्स, पुरंदर वो फोर्ट है जिसमें शिवाजी की फैमिली रह रही थी, और यहाँ पे शिवाजी की फैमिली और इवन उनकी मदर को कैप्टिव बना लेते हैं जयसिंह। इसकी वजह से शिवाजी को सामने आना ही पड़ता है और जयसिंह के साथ में उनको ओवरऑल पीस ट्रीटी साइन करनी ही पड़ती है। ये जो पीस ट्रीटी इन दोनों के बीच में साइन होती है स्टूडेंट्स, इसको कहते हैं ट्रीटी ऑफ पुरंदर, जो कि 1665 में ही होती है। किन किन के बीच में साइन हो रही है, जयसिंह और शिवाजी के बीच में साइन हो रही है। यहाँ पर स्टूडेंट्स आप देखेंगे कि शिवाजी के अंडर, शिवाजी के कंट्रोल में थे टोटल 35 फोर्ट्स। ठीक है, 35 फोर्ट्स में से सिर्फ 12 फोर्ट्स जो हैं वो शिवाजी को रखने के लिए दिए गए, और बाकी जो 23 फोर्ट थे वो ट्रीटी ऑफ पुरंदर के तहत उनको मुगल्स को देने पड़ गए। इसके अलावा स्टूडेंट्स हम देखते हैं कि ट्रीटी ऑफ पुरंदर के तहत शिवाजी के जो बेटे हैं संभाजी, उनको मुगल कोर्ट में एज नोबिलिटी, एज मनसबदार अपॉइंट कर दिया गया और उनको एक बड़ी जागीर दी गई। इसके बाद में स्टूडेंट्स जय सिंह जो हैं वो शिवाजी को कंफर्ट करते हैं और उनको अश्योर करते हैं कि तुम एक बार आगरा जाओ और आगरा जाके औरंगजेब से मिलो, और कुछ नहीं होगा, बहुत रिस्पेक्ट से आपको टैकल किया जाएगा, आपको ट्रीट किया जाएगा एक्सेट्रा। तो एकदम जय सिंह के बिलीफ पे शिवाजी जो हैं 1666 में आगरा चले जाते हैं। लेकिन औरंगजेब जो हैं अपने शब्द से पीछे बढ़ जाते हैं, जिसकी वजह से जयसिंह जो है इनको भी बहुत बेइज्जती महसूस होती है। बेसिकली औरंगजेब क्या करते हैं, वो शिवाजी को अपने कोर्ट में बुलाते हैं, उनको बेइज्जत करते हैं और फिर उनको इम्प्रिजन कर देते हैं। यहाँ पे स्टूडेंट्स ये वो ईयर है, ये वो लैंडमार्क ईयर है जिसके बाद आप देखेंगे अब मुगल्स और मराठास के जो आपस में रिलेशंस है वो दोबारा कभी भी चेंज नहीं होंगे, क्योंकि जयसिंह के अश्योरेंस के बावजूद हम देखते हैं कि शिवाजी जो है उनके साथ बहुत गंदा ट्रीटमेंट होता है, और ये औरंगजेब की बहुत बड़ी गलती रही जहाँ पे उन्होंने शिवाजी को इम्प्रिजन करने की कोशिश करी। शिवाजी जो है स्टूडेंट सक्सेसफुल हो जाते हैं यहाँ से एस्केप करने में, और इसके बाद वो वापस महाराष्ट्र की तरफ जाते हैं और एक रिन्यूड रेजिस्टेंस करते हैं मुगल्स के अगेंस्ट। यहाँ पे स्टूडेंट्स हम देखते हैं फाइनली वो 1674 के अंदर खुद को रायगढ़ से मराठास का राजा घोषित कर देते हैं और मराठा एम्पायर की शुरुआत कर देते हैं। यहाँ पे जब वो अपना कोरोनेशन करते हैं तो एक फेमस स्कॉलर हैं जो उनको कोरोनेट करते हैं, जिनका नाम है बनारस श्री गंगा भट्ट। इस कोरोनेशन के तहत सुन शिवाजी अब छत्रपति शिवाजी बन जाते हैं, एंड हेंस दिस इज द बिगिनिंग ऑफ द मराठा एम्पायर एंड देयर कैपिटल इज गोइंग टू बी रायगढ़। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स हम देखते हैं कि भाई शिवाजी का राइज कैसे हुआ, मराठा एम्पायर कैसे कार्व आउट हुआ, ये इसकी छोटी सी स्टोरी है। जो डेकेड हमारे लिए सबसे इम्पोर्टेंट है वो है बिटवीन 1664 टू 74, जिसमें स्टार्टिंग होती है मुगल्स के ऊपर पहला अटैक इन्हीं की तरफ से होता है जब ये सूरत को प्लंडर करते हैं। उसके बाद में स्टूडेंट्स हमारे को 1665 की ट्रीटी ऑफ पुरंदर जो है इसको अच्छे से याद रखना है, किन दोनों लोगों के बीच में ये हुई थी, इस पर्टिकुलर पॉइंट को हमें याद रखना है, और इसके तहत मराठास को क्या मिला और मराठास के हाथ से क्या चला गया, ये पॉइंट हमें याद रखना है। और फाइनली हमारे लिए 1674 का ईयर बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसके अंदर शिवाजी खुद को कोरोनेट कर लेते हैं और मराठा एम्पायर शुरू हो जाता है, जहां पे ये छत्रपति का टाइटल ले लेते हैं। इतने पॉइंट स्टूडेंट्स इनफ हैं शिवाजी के एसोसिएशन में। कम क्वेश्चंस आते हैं हमारे पास मराठास से, अगर आएंगे भी तो एडमिनिस्ट्रेशन से आ सकते हैं, इसलिए हम इनकी एडमिनिस्ट्रेशन पे थोड़ा ध्यान दे लेते हैं कि भाई एडमिनिस्ट्रेशन कैसी थी मराठास के अंदर। तो बेसिकली स्टूडेंट्स आप देखेंगे जो मराठा किंग होता था उसका एक काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स होता था जो कि उसे डे टू डे एडमिनिस्ट्रेशन में हेल्प करता था। इस काउंसिल ऑफ मिनिस्टर में स्टूडेंट्स 8 मिनिस्टर बैठते थे, जिसे हम कहते हैं अष्ट प्रधान। हर मिनिस्टर के पास में एक डिपार्टमेंट होता था और ये मिनिस्टर डायरेक्टली छत्रपति शिवाजी को आंसरेबल होता था। ये जितने भी मिनिस्टर हैं स्टूडेंट्स, इनके जो ऑफिस है ना तो ये परमानेंट है और ना ही हेरिडिटरी है, तो ऐसा नहीं है कि भाई इन मिनिस्टर के बाद इनके बेटे को उनका ऑफिस मिल जाएगा।
जो अपने पास मेजर 8 मिनिस्टर्स एंड स्टूडेंट्स उनका डिस्कशन करते हैं। इसमें नंबर 1 है पेशवा। आई होप आप सबको पता होगा पेशवा का मतलब क्या होता है। पेशवा स्टूडेंट्स वॉज दी प्राइम मिनिस्टर अंडर दी मराठास। तो पेशवा को अपन पंत प्रधान भी बोलते हैं, जो कि फाइनेंसेस और जनरल एडमिनिस्ट्रेशन का ओवरऑल ध्यान रखता था। आगे जाके हम देखते हैं शिवाजी के अंडर पेशवा की पोजीशन इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन आगे जाके हम देखते हैं 18th century to 19th century onwards you will see that the position of Peshwa becomes sorry, in the 18th century students you will see that the position of Peshwa will become extremely important और ये प्राइम मिनिस्टर की तरह रूल करेंगे। इसके बाद स्टूडेंट्स हमारे पास में है सेनापति, जिनको हम सरे नौबात भी बोलते हैं। सेनापति के नाम से हमें पता चल जाता है ये मिलिट्री कमांडर होते हैं और ये एक बहुत ही ऑनरेबल पोजीशन होती है। इसके बाद में स्टूडेंट्स हमारे पास है अमात्य, जिसको मजूमदार भी कहा जाता है, जो कि अकाउंट्स का ध्यान रखते थे, अकाउंटेंट जनरल होते थे। इसके अलावा स्टूडेंट्स हमारे पास में है वाक्यानवीस। वाक्यानवीस क्या होते थे, ये इंटेलिजेंस ऑफिसर्स होते थे और पुलिस जो होती थी वो भी वाक्यानवीस ही कही जाती थी। ये लोग क्या करते थे, हाउस होल्ड अफेयर्स, पोस्ट, इन टाइप की चीजों को संभालते थे। इंटेलिजेंस के तहत क्या होता है कि भाई एम्पायर के अंदर क्या चल रहा है डे टू डे में, इसकी इंफॉर्मेशन कलेक्ट करके छत्रपति को देकर आते थे वाक्यानवीस। इसके अलावा स्टूडेंट्स हमारे पास में है सुरनविस, जिनको चिटनिस या सचिव भी बोला जाता है, जो कि ऑफिशियल कॉरेस्पॉन्डेंस देखते हैं। कॉरेस्पॉन्डेंस का मतलब क्या होता है स्टूडेंट्स, कम्युनिकेशंस। कम्युनिकेशन माने भाई छत्रपति हैं, पेशवा से कुछ बात करना चाह रहे हैं, पेशवा कहीं और है, तो उनके लिए जो लेटर पहुंचाया जाएगा वो कॉरेस्पॉन्डेंस का डिपार्टमेंट पहुंचाता है। तो यहाँ पे सुरनविस, चिटनिस या सचिव जो है ये कम्युनिकेशन का काम, कॉरेस्पॉन्डेंस का काम कर रहे हैं स्टेट के लिए। उसके बाद स्टूडेंट्स हमारे पास सुमंत हैं। सुमंत जो हैं ये मास्टर ऑफ सेरेमनीज एंड फॉरेन अफेयर्स होते थे। सेरेमनीज के अंदर स्टूडेंट्स बहुत सारी सेरेमनी आती है, जैसे मान लीजिए कि भाई कोरोनेशन हो गया, कोरोनेशन के अलावा कोई फेस्टिवल्स का सेलिब्रेशन हो गया, या फिर राजा से एसोसिएटेड कोई सेरेमनीज हैं, तो इन सब को देखते थे सुमंत। और इसके अलावा दूसरी पावर्स के साथ में जो कम्युनिकेशन करनी है, फॉरेन अफेयर्स जो है उनका ध्यान रखते थे सुमंत। इसके बाद स्टूडेंट्स हमारे पास है न्यायाधीश। न्यायाधीश नाम से ही हमें पता चल जाता है जज हो गए, जो कि जुडिशरी डिस्पेंस, जस्टिस डिस्पेंस कर रहे हैं, उसको हम कह रहे हैं न्यायाधीश। इसके बाद स्टूडेंट्स हमारे पास में है पंडिताराव। पंडिताराव वो होते थे जो कि रिलीजियस डिपार्टमेंट के हेड होते थे, और इसके अलावा कौन से रिलीजियस ग्रुप को क्या चैरिटेबल ग्रांट्स देने हैं उसका डिसीजन भी पंडिताराव लिया करते थे, या पंडित राव लिया करते थे। यहाँ पे स्टूडेंट्स आप देखेंगे सारे के सारे मिनिस्टर एक्सेप्ट न्यायाधीश और पंडित राव जो हैं, ये सब के सब वॉर्स के अंदर पार्टिसिपेट करते थे। तो न्यायाधीश का काम और पंडित राव का काम बहुत अलग हो गया, वो रिलीजन और जस्टिस के डिपार्टमेंट के हैं। बाकी इनके अलावा आप देखेंगे जितने भी लोगों के हमने अभी तक नाम लिए हैं, जिन भी ऑफिसर्स के नाम लिए हैं, ये सारे मिनिस्टर्स जो हैं वॉर में पार्टिसिपेट करते थे। तो ये एक हमारे लिए अनॉमली स्टेटमेंट हो जाता है कि भाई कौन दो पार्टिसिपेट नहीं करते थे, इस वजह से आप इनका ठीक से ध्यान रखेंगे। इसी के साथ स्टूडेंट्स आगे बढ़ते हैं और मराठास के अंदर प्रोविंशियल एडमिनिस्ट्रेशन कैसी थी, थोड़ा सा इसका भी डिस्कशन कर लेते हैं। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स आप देखेंगे कि मराठास के अंदर एक तो ब्राह्मण्स जो है उनकी कंसिडरेबल पावर थी। ब्राह्मण्स की अगर हम बात करें तो हमारे पास ब्राह्मण्स के अंदर एक सब ग्रुप है जिसे हम कहते हैं कम विश्तर। ये जो कम विश्तर है स्टूडेंट्स, ये परफॉर्मेंस बेस्ड ब्राह्मण एलिट्स होते थे, जो कि सेंट्रल ब्यूरोक्रेसी को कंट्रोल करते थे और लोकल एडमिनिस्ट्रेशन में भी इनकी खूब बात चलती थी। उसके अलावा स्टूडेंट्स आप देखेंगे कि इनको टैक्स असेसमेंट और टैक्स कलेक्शन के राइट्स भी मिले हुए थे, स्पेशली उन एरियाज में जो इनको मराठास ने दे रखे थे। तो यहाँ पे स्पेसिफिकली इन ब्राह्मण एलिट्स जो हैं इनको क्या कहते हैं, इनका नाम याद रखेंगे आप, कामविशधर कहते हैं इनको, और इसके अलावा इनको क्या क्या ड्यूटीज मिली हुई है इस पर्टिकुलर पॉइंट को हम याद रखेंगे। प्रोविंशियल एडमिनिस्ट्रेशन में स्टूडेंट्स आप देखेंगे, अगर हम यूनिट्स ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन की बात करें कि भाई मराठा एम्पायर किस तरह से टूटा हुआ था, तो उसके अंदर स्टूडेंट्स हमारे पास स्मॉलेस्ट यूनिट क्या होती है हमेशा, विलेज। विलेज को यहाँ पे कहते थे मौजा, ठीक है। और इसको जो हेड करते थे उसमें हमारे पास दो मेजर ऑफिसर्स हैं, एक है कुलकर्णी और एक है पाटिल। कुलकर्णी का काम क्या होता था, रिकॉर्ड कीपिंग का, अकाउंट कीपिंग का काम होता था। पाटिल की अगर हम बात करें तो ये लॉ एंड ऑर्डर को देखते थे विलेज लेवल पर। तो विलेज को क्या बोलते हैं और विलेज के दो मेजर ऑफिसर्स कौन है, इनका नाम आपको याद रखना है।
इसके अलावा स्टूडेंट्स हमारे पास में एक ग्रुप ऑफ विलेजेस जो है उससे एक सब डिस्ट्रिक्ट बनता है, जिसे हम कहते हैं परगना। तो परगना जो होता था स्टूडेंट्स, परगना के अंदर हमारे को फिर दो ऑफिसर्स मिलते हैं, एक है देश पांडे और दूसरे हैं देशमुख। देश पांडे स्टूडेंट्स अगेन अकाउंट और रिकॉर्ड कीपर होते थे, कहाँ पे, परगना के लेवल पर। और देशमुख जो है वो लॉ एंड ऑर्डर की व्यवस्था को देखा करते थे। अगर हम कुछ परगना को मिला दें तो उससे बनता है हमारा एक डिस्ट्रिक्ट, और डिस्ट्रिक्ट को स्टूडेंट्स कहते हैं तर्फ। तर्फ में लॉ एंड ऑर्डर जो टैकल करते थे उन्हें हम कहते हैं हवलदार। इसके अलावा स्टूडेंट्स अगर हम कुछ डिस्ट्रिक्ट्स को ऐड कर दें तो बनता है हमारा एक बड़ा यूनिट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, जिसे कहते हैं प्रोविंस। प्रोविंस को स्टूडेंट्स मराठास के अंदर प्रांत कहा जाता था, और ये इसको जो हेड करते थे उन्हें हम कहते थे सूबेदार या फिर सर सूबेदार। ठीक है, तो यहाँ पर स्टूडेंट्स हम देख रहे हैं प्रांत जो है उसके सूबेदार हेड होते थे, इनके ऊपर भी एक ऑफिसर और बैठा होता था जिसे हम सर सूबेदार कहते हैं, जो बाकी सारे सूबेदार्स के ऊपर एज अ हेड बैठा करता था। यूनिट्स ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन के ऊपर जैसा कि आपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में भी देखा होगा सवाल आ जाते हैं, इसीलिए विलेज को मौजा बोलते हैं, फिर परगना होते हैं, फिर तर्फ होते हैं, फिर प्रांत होते हैं। ये वाले डिस्ट्रीब्यूशन स्टूडेंट्स आप जरूर से याद रखें, क्योंकि लास्ट ईयर्स के अंदर हमने इस तरह के क्वेश्चंस देखे हैं और हमसे असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में इनको अरेंज करने के ऊपर क्वेश्चन आ जाता है। यहाँ पे स्टूडेंट्स प्रोविंशियल एडमिनिस्ट्रेशन के अलावा मराठास के अंदर दो मेजर टैक्सेस थे, जिन पे ऑलरेडी एक बार प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आया हुआ है, इसलिए हम इन दो मेन टैक्सेस का यहाँ पे डिस्कशन कर लेते हैं। तो शिवाजी के अंडर स्टूडेंट्स मराठास जो दो मेजर टैक्सेस की डिमांड करते थे उन्हें हम कहते हैं चौथ और सरदेशमुखी। ये दो मेजर सोर्सेज ऑफ रेवेन्यू थे, किनके, मराठास के, जो कि नेबरिंग टेरिटरीज से कलेक्ट किया करते थे या फिर डेक्कन सल्तनत से कलेक्ट किया करते थे, जो कि मराठा किंगडम का पार्ट नहीं थे। इसके अंदर स्टूडेंट्स दोनों के ही अगर आप देखेंगे एक तरह के प्रोटेक्शन टैक्स हैं कि भाई या तो हमें पैसे दो वरना हम तुम पे रेड कर देंगे। ठीक है, तो यहाँ पर आप देखेंगे सबसे पहला जो टैक्स है वो है चौथ। चौथ का जो टैक्स ब्रैकेट होता था वो होता था 1/4, और ये हम लैंड रेवेन्यू के पार्ट से लेते थे। तो लैंड रेवेन्यू का 1/4 पार्ट जो है वो आपको छत्रपति को पे करना पड़ेगा, यानी कि मराठास को पे करना पड़ेगा, वरना मराठास आपके एरिया में आके रेड कर देंगे। तो जनरली आप देखेंगे स्टूडेंट्स मराठा किंगडम के आसपास के जो नेबरिंग किंगडम्स होते थे उन्हीं को डराते धमका के ये पैसे लिए जाते थे। तो यहाँ पे चौथ हम क्या कर रहे हैं, मान लीजिए कोई पड़ोस का छोटा सा किंगडम है, तो वहां के जो लोग हैं उनको बोला जा रहा है कि आप जो लैंड रेवेन्यू पे कर रहे हैं उसका 1/4 पार्ट हमको दो, वरना हम आपके एरिया को रेड कर लेंगे, उसको खत्म कर देंगे। उसके बाद में स्टूडेंट्स आप देखेंगे कि जो हमारा सेकंड इंपॉर्टेंट टैक्स है इसका नाम है सरदेशमुखी। सरदेशमुखी जो है स्टूडेंट्स ये भी एक तरह से एक प्रोटेक्शन टैक्स ही है। यहाँ पर आप देखेंगे कि एक एडिशनल लेवी ऑफ 10% लगाई जाती थी उन जमीनों के ऊपर जहां पे मराठास हेरिडिटरी राइट्स क्लेम कर रहे हैं। तो बेसिकली जहां पे मराठास कह रहे हैं कि भाई ये मेरी हेरिडिटरी राइट्स हैं, ये मेरी लैंड है और आगे मराठास के पास ही जाएगी, वहां के जो लोग हैं उनके ऊपर एक एडिशनल टैक्स लगाया जाता था 1/10 का या 10% का, जिसे हम कहते हैं सरदेशमुखी। यहाँ पे स्टूडेंट्स जो रेवेन्यू ऑफिशियल्स होते थे जिनका काम होता था टैक्स कलेक्शन का, उनको हम कहते हैं कारकुन्स। कारकुन्स क्या कर रहे हैं भाई, रेवेन्यू ऑफिशियल्स हैं और इसके अलावा ये लोग अकाउंटिंग का काम संभालते थे। तो अकाउंटिंग और रेवेन्यू का जो डिपार्टमेंट है कारकुन्स के अंडर है। और इसके अलावा स्टूडेंट्स आप देखेंगे इन कारकुन्स को शिवाजी डायरेक्टली अपॉइंट करते थे, जिससे कि जो एग्जिस्टिंग लैंडेड मैग्नेट्स हैं, जो एग्जिस्टिंग जमींदार टाइप के लोग हो गए जैसे कि कुलकर्णी और देशमुख, इनकी पावर को कर्व किया जा सके। ये बेसिकली कौन है, ओरिजिनल इनहेबिटेंट्स ऑफ दैट लैंड, जो भी अपने हेरिडिटरी राइट्स क्लेम करते थे और उन लैंड्स के ऊपर से रेवेन्यू कलेक्शन खुद करते थे। तो यहाँ पे अगर ये रेवेन्यू कलेक्शन कर रहे हैं फिर उसमें से मराठास को दे रहे हैं, तो ये बीच के इंटरमीडियरी हो गए और बहुत पैसा खा लेते थे और इस वजह से इनकी पावर बढ़ जाती थी। तो इनकी पावर को कम करने के लिए, उसे कर्व करने के लिए शिवाजी ने खुद ही स्टेट अपॉइंटेड कारकुन्स लगाने शुरू कर दिए, जिनको बोला गया कि तुम डायरेक्ट रेवेन्यू कलेक्शन करोगे पेजेंट से, इन मिडलमैन की कोई जरूरत नहीं है। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स चौथ क्या होता है, सरदेशमुखी क्या होता है, कारकुन्स क्या होते हैं, ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हो गए जिनके ऊपर पहले भी क्वेश्चन आए हैं और इसको आपको ठीक से ध्यान रखना है। इसी के साथ स्टूडेंट्स आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि भाई शिवाजी की डेथ के बाद क्या होता है।
तो शिवाजी की डेथ के बाद स्टूडेंट्स इनके बेटे हैं संभाजी, जिनके लिए हमने ऑलरेडी बात करी थी। ये कौन है स्टूडेंट्स? ये शिवाजी के बेटे हैं और इनके लिए हमने बात करी थी ट्रीटी ऑफ पुरंदर के अंदर कि भाई इनको ट्रीटी ऑफ पुरंदर के तहत जो मुगल रूलर औरंगजेब है उन्होंने एक बड़ा मनसब दिया, मनसबदारी सिस्टम में इंडक्ट किया था और एक बड़ी जागीर दी थी। यहाँ पे स्टूडेंट्स आप देखेंगे संभाजी जो हैं ये अपने एक इनके रेन के अंदर एक जने हैं जिनका नाम है कलश, जो कि हिंदी और संस्कृत के बहुत जाने माने स्कॉलर थे उज्जैन से, उनको अपना एडवाइजर बना लेते हैं। यहाँ पर स्टूडेंट्स आप देखेंगे कि 1689 के अंदर संभाजी और इनके जो एडवाइजर हैं कलश, इन दोनों को मुगल्स अरेस्ट कर लेते हैं और यहाँ पे औरंगजेब इनको बहुत बुरी तरह से इनका मर्डर करते हैं संभाजी का, जिसमें वो पहले इनकी आंखें निकलवा लेते हैं, इनकी टंग कटवा देते हैं और फिर उसके बाद में फाइनली औरंगजेब जो है संभाजी का मर्डर कर देते हैं। यहाँ पे स्टूडेंट्स हम देखते हैं यहाँ कि संभाजी को जब अरेस्ट किया जाता है तो उनके साथ उनके बेटे शाहू को भी अरेस्ट कर लिया जाता है और इम्प्रिजन कर लिया जाता है। लेकिन 1707 में जब औरंगजेब की डेथ हो जाती है उसके बाद में शाहू को रिलीज कर दिया जाता है। तो संभाजी जो हैं इनके साथ में जिस तरह का बिहेवियर औरंगजेब ने किया और जैसा उन्होंने शिवाजी तो ऑलरेडी प्रण ले ही चुके थे कि भाई जैसा उनके साथ बिहेवियर औरंगजेब ने किया उसके बाद उन्होंने डिसाइड कर लिया कि भाई मैं कभी भी अब मुगल्स के साथ किसी भी वे में कोई फ्रेंडली मैनर में नहीं मिलूंगा। उसके बाद में शिवाजी के बेटे संभाजी के साथ तो और गंदा ट्रीटमेंट होता है और मराठास जो हैं वो अपने माइंड में ये बना लेते हैं कि भाई मुगल्स को तो खत्म करके ही रहेंगे और इसीलिए औरंगजेब एंड तक मर जाते हैं लेकिन मराठास को कंट्रोल नहीं कर पाते। एंड पार्ट ऑफ द रीजन इज ही हिमसेल्फ बिकॉज ही यूज्ड टू मिसट्रीट मराठास अलॉट। तो यहाँ पे स्टूडेंट संभाजी हैं, संभाजी की डेथ हो गई, उनके बेटे हैं शाहू, शाहू अभी फ्री हो चुके हैं। संभाजी की डेथ के बाद स्टूडेंट्स हम देखते हैं कि शाहू पावर में नहीं आते, उनसे पहले संभाजी के भाई हैं जिनका नाम है राजा राम, जिनको कोरोनेट करके नया छत्रपति बना दिया जाता है। इनकी रेन का जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो ये है कि इन्होंने सतारा को, रायगढ़ की जगह अब सतारा को अपनी कैपिटल बना लिया था और इनकी भी 1700 में डेथ हो जाती है मुगल से लड़ते लड़ते और इसके बाद पावर में आते हैं शाहू। तो यहाँ पे शाहू जो हैं वो राजा राम की डेथ के बाद फर्दर रेजिस्टेंस को कैरी फॉरवर्ड करेंगे लेकिन अल्टीमेटली 1707 के अंदर तो औरंगजेब की ही डेथ हो जाएगी, मराठास की पावर बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी और मुगल्स धीरे धीरे करके खत्म हो जाएंगे। तो मिडिवल के पर्सपेक्टिव से स्टूडेंट्स इतनी ही मराठा की स्टोरी इंपॉर्टेंट है। इसके बाद में मराठास जो हैं वो फेस करने वाले हैं अफगन्स को, अफगन इन्वेडर आएंगे अपने पास, नादिर शाह, अहमद शाह अब्दाली, इन सबको ये फेस करेंगे और उसके बाद ये ब्रिटिशर्स को फेस करेंगे। तो यहाँ पे ये वाला जो पार्ट है स्टूडेंट्स, दिस इज पार्ट ऑफ योर कॉलोनियल पीरियड, तो उसका डिस्कशन वहां किया जाएगा। मिडिवल इंडिया के लिए यहाँ तक में डिस्कशन कंप्लीट है। So we have Shivaji. After Shivaji, we have Shambhaji. Apart from that, students, we have Rajaram, and then we have Shahu. Shahu is the son of Shambhaji. So all of these people, one by one, assumed the throne of Chhatrapati, and they were fighting against Aurangzeb. Aurangzeb's ill treatment led to the bitterness in Marathas, who ultimately decided that we are never ever going to help the Mughals. And as a result, students, you will see that when the Mughals started declining, part of the reason was the bitterness of Marathas, who very ferociously started carving kingdom for themselves once Aurangzeb died. तो यहाँ पे स्टूडेंट्स हमारा मराठास का डिस्कशन कंप्लीट होता है। शिवाजी की रेन अच्छे से याद रखेंगे, ट्रीटी ऑफ पुरंदर क्या थी इसको अच्छे से याद रखेंगे और शिवाजी की जो एडमिनिस्ट्रेशन है उसके ऊपर आपको ठीक से ध्यान देना है। इसी के साथ स्टूडेंट्स आगे बढ़ते हैं और अपना नेक्स्ट टॉपिक शुरू करते हैं, दैट इज रीजंस फॉर द डिक्लाइन ऑफ द मुगल्स। स्टूडेंट्स जैसा कि हम जानते हैं कि औरंगजेब जो हैं उनकी डेथ हो जाएगी 1707 में और 1707 के बाद आप देखेंगे कि मुगल एम्पायर जो है वो धीरे धीरे करके कंप्लीटली डिक्लाइन हो जाएगा। इसके कई कारण रहे। यहाँ पे स्टूडेंट्स हम देखते हैं कि एक तो औरंगजेब ने अपनी ही रेन के अंदर बहुत सारी प्रॉब्लम्स खड़ी कर दी थी, मेजरली उनकी रिलीजियस पॉलिसी थी। जैसा कि हमने औरंगजेब की रिलीजियस पॉलिसी देखी थी, इसके तहत एक तो इन्होंने क्या किया भाई, जजिया जो है उसको दोबारा से री इम्पोज कर दिया। उसके अलावा राजपूत्स जो हैं उनके सक्सेशन के अंदर इन्होंने इंटरफियर किया। उसके अलावा इन्होंने बहुत सारे जो हैं टेम्पल्स उनको डिस्ट्रॉय करवा दिया। इन सारी चीज़ों ने क्या किया,
हम देखते हैं जो टेम्पल डिस्ट्रक्शन है और जजिया है, इसने ओवरऑल हिंदू कम्युनिटी, और टेम्पल डिस्ट्रक्शन जैसे कि सोमनाथ का, जिसको जाट्स और मराठास ने बहुत अपोज किया था, यहाँ पर हम देखते हैं इसकी वजह से हिंदूज को एलियनेट कर दिया, राजपूत्स को एलियनेट कर दिया। मोर ओवर अपने कैंपेन्स को फंड करने के लिए इन्होंने टैक्स रेट बढ़ा दी, जिसकी वजह से पेजेंट्री जो है उसने रिबेल करना शुरू कर दिया और बहुत ज़्यादा मुगल रूल को अपोज करना शुरू कर दिया। तो ये सब चीज़ें ऑलरेडी औरंगजेब की रेन में शुरू हो चुकी थी। और जब उनकी डेथ हो जाती है उसके बाद एक हम देखते हैं, एक तो इंडिपेंडेंट किंगडम्स जो मुगल्स के पार्ट थे पहले, वो सब इंडिपेंडेंस डिक्लेयर करना शुरू कर देते हैं। और उसके अलावा हम देखते हैं कि और भी बहुत सारी इकोनॉमिक और पॉलिटिकल इश्यूज आ जाते हैं, जिसकी वजह से मुगल्स डिक्लाइन करने लगते हैं। ये यहाँ पे स्टूडेंट्स मैंने आपके लिए एक रिकैप सा बनाया है। तो बेसिकली ये सारी प्रॉब्लम्स शॉर्ट पॉइंट्स में है कि भाई किस कारण से मुगल्स का डिक्लाइन हुआ। अभी हम इसको एक एक करके एट लेंथ भी डिस्कस कर लेंगे। सो बेसिकली हम देखते हैं कि मुगल्स के अंडर औरंगजेब की डेथ के बाद एक तो खूब वॉर्स ऑफ सक्सेशन होने लगे, और वॉर्स ऑफ सक्सेशन के अंदर जो भी रूलर पावर में आया वो इतना ज्यादा कॉम्पिटेंट साबित नहीं हुआ। उसके अलावा इकोनॉमिक क्राइसिस हो गया। इकोनॉमिक क्राइसिस का एक कारण ये है टैक्सेशन बढ़ गई, पेजेंट के रिबेलियंस हो रहे हैं। मोर ओवर स्टूडेंट्स हम देखते हैं कि मुगल्स के अंडर इसमें औरंगजेब की डेथ के बाद में हम देखते हैं कि इंडिया पे दोबारा से फॉरेन इन्वेजन होते हैं, जिसमें कि अफगन्स जो कि नादिर शाह और अहमद शाह अब्दाली के अंडर आते हैं और बहुत सारी प्लंडरिंग और रेडिंग करना शुरू कर देते हैं, जो मुगल एम्पायर को खत्म कर देता है। उसके अलावा स्टूडेंट्स हम देखते हैं कि औरंगजेब की डेथ के बाद बड़ी जल्दी जल्दी बहुत सारे इंडिपेंडेंट और सक्सेसर स्टेट्स आ जाते हैं। इंडिपेंडेंट स्टेट अपने नए स्टेट हैं, जैसे कि जाट हो गए, मराठा हो गए, और सक्सेसर स्टेट कौन से हैं, वो एरियाज जो कि पहले मुगल्स के अंडर थे, जैसे मान लीजिए राजपूत हो गए या डेक्कन हो गए, लेकिन औरंगजेब की डेथ के बाद ये भी इंडिपेंडेंस असर्ट कर लेते हैं। और उसके अलावा स्टूडेंट्स जो सबसे मेजर कारण रहेगा, जो फाइनली सब कुछ खत्म करने वाला है, वो होगा एडवेंट ऑफ द यूरोपियंस, और इसके अंदर स्पेसिफिकली होने वाली है हमारी ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, जो इन सब को खत्म करेगी, ए टू जेड इन सारे इंडिपेंडेंट सक्सेसर स्टेट्स को भी खत्म करेगी, और उसके अलावा बचे हुए यूरोपियंस को भी खत्म करेगी, मुगल्स को भी खत्म करेगी, और पूरे इंडिया को अपने अंडर ले लेगी, जिसके साथ इंडिया का तीसरा हिस्टोरिक पीरियड शुरू होगा, विच विल बी योर कॉलोनियल हिस्ट्री। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स अब क्या करते हैं, एक एक रीजन जो है उसको थोड़ा सा जूम इन करके इन डेप्थ में पढ़ लेते हैं। औरंगजेब की ओके, यहाँ पे एक पॉइंट मैं आपको और बताना भूल गई। सो बेसिकली ये जो पीरियड है ये 18th सेंचुरी चल रही है स्टूडेंट्स। हिस्टोरियंस, कॉलोनियल हिस्टोरियंस 18th सेंचुरी को बोलते थे डार्क एज इन इंडिया। कॉलोनियल जिसको कहते थे डार्क एज इन इंडिया, जिसके अंदर पॉलिटिकली डार्क एज चल रही है, कल्चरली सब कुछ डिक्लाइन हो रहा है, इकोनॉमी डिक्लाइन हो रही है। और ये बातें वो इसलिए कर रहे थे क्योंकि वो अपना रूल जस्टिफाई करना चाहते थे कि इट इज ओनली अस व्हेन ब्रिटिशर्स हैव कम and landed in India and started their own political power, their political consolidation, that India was taken out of this dark age। तो वो बेसिकली ये दिखाने जा रहे हैं कि कैसे मुगल्स के डिक्लाइन के बाद इंडिया जो है एकदम डार्क एज की तरफ खिंचता जा रहा था, और हमारे आने की वजह से जो है आप लोग दोबारा से ठीक कंडीशन में आए हैं। हाउएवर स्टूडेंट्स ये बहुत डिबेटेबल है, यहाँ पर मुगल्स का डिक्लाइन हो रहा है, इंडिया का डिक्लाइन नहीं हो रहा है, और इस वजह से जब नेशनलिस्ट हिस्टोरियंस आए तो इन्होंने इस पर्टिकुलर थ्योरी के ऊपर बहुत जम के अटैक किया। यहाँ पे स्टूडेंट्स हम देखते हैं, अब हम एक एक रीजन को ठीक से पढ़ लेते हैं। सबसे पहले बात करते हैं वीक सक्सेसर्स की। औरंगजेब की डेथ हुई 1707 में, और इस टाइम पे एम्पायर जो है वो श्रिंक करने लगा। श्रिंक क्यों करने लगा, क्योंकि सक्सेसर स्टेट्स इंडिपेंडेंट, और जो हमारे दूसरे स्टेट्स हैं जैसे कि मराठास वगैरह हो गए, ये इंडिपेंडेंस असर्ट करने लग गए। इसका मेन कारण ये था, आगे जितने भी सक्सेसर्स आए वो बहुत वीक साबित हुए। जैसे कि हम देखते हैं हमारे पास में एक रूलर है जिनका नाम है बहादुर शाह। बहादुर शाह की अगर हम बात करें तो बहादुर शाह पहली बात तो जब पावर में आते तो वो ऑलरेडी बहुत बूढ़े होते हैं, इज ऑलरेडी वेरी ओल्ड, एंड एज अ रिजल्ट बीइंग एन ओल्ड पर्सन ही लाइक टू अपीज ऑल द पार्टीज, एंड सबको टाइटल रिवॉर्ड ये सब दे दे के सिर्फ खुश करते रहते थे, और ये बहुत ज्यादा कारगर साबित नहीं हुआ। इस टाइम पे हमारे को बहुत बोल्ड डिसीजन लेने थे औरंगजेब की डेथ के बाद, लेकिन हम देखते हैं कि बहादुर शाह सक्सेसफुल नहीं रहे इसके अंदर। बहादुर शाह के बाद स्टूडेंट्स हमारे पास एक रूलर आते हैं जिनका नाम है मोहम्मद शाह।
मोहम्मद शाह की अगर हम बात करें तो इन्होंने अपनी आदतों की वजह से एक टाइटल अर्न किया था जिसे कहते हैं रंगीला। रंगीला इसलिए क्योंकि बड़े रंगीन मिजाज के थे ये। इनको पॉलिटिक्स से कोई खास लेना देना नहीं था, टाइम पास करते रहते थे ऑल द टाइम, एनिमल फाइट्स देखते रहते थे। उसके अलावा ही वॉज एडिक्टेड टू वाइन एंड वुमेन, और पूरे टाइम जो है पार्टीज, सोशल गैदरिंग्स, इन सब में इन्वॉल्व रहते थे मोहम्मद शाह। और इस वजह से इन्होंने एम्पायर के अंदर क्या हो रहा है उसके ऊपर बिल्कुल भी ध्यान नहीं दिया। एज अ रिजल्ट स्टूडेंट्स आप देखेंगे ये जो वीक सक्सेसर्स आए एक के बाद एक, इनमें से एक भी इतना केपेबल नहीं हुआ कि दोबारा से मुगल पावर को कंसोलिडेट कर पाए, और इसीलिए धीरे धीरे मुगल एम्पायर अपने ही वेट के तले दब गया। इसके अलावा स्टूडेंट्स हम देखते हैं वीक सक्सेसर्स के अलावा एक और जो प्रॉब्लम थी वो थी मुगल्स में सक्सेशन के जो लॉज थे कि नेक्स्ट गद्दी पे कौन आएगा, वो लॉज बहुत वेग थे, बिल्कुल क्लियर नहीं थे। मुगल्स के अंदर क्या था, कोई स्पेसिफिक लॉ या कस्टम की सक्सेशन कैसे होगा ये एब्सेंट था। जनरली क्या होता है कि भाई फर्स्ट बॉर्न चाइल्ड जो होता है, फर्स्ट बॉर्न सन जो होता है, वो फैमिली की एस्टेट को इनहेरिट करता है, और इस प्रोसेस को अपन कहते हैं प्राइमोजेनिचर। ये जो प्रोसेस होता है इसके तहत अगर हम देखें तो भाई कोई भी मुगल रूलर है उसका जो सबसे बड़ा बेटा होगा उसको गद्दी मिलेगी। लेकिन ऐसा हम जानते हैं कभी भी नहीं हुआ। औरंगजेब की बात कर ले, औरंगजेब वन ऑफ द यंगर सन्स में से था। दारा शिकोह का अपॉइंट किया गया था एज द सक्सेसर, लेकिन उन्होंने उनको मार दिया और खुद सक्सेसर बने हैं। तो प्राइमोजेनिचर ऑन पेपर था, लेकिन इन प्रैक्टिस प्राइमोजेनिचर कभी भी होता नहीं था। और इस वजह से क्या होता था स्टूडेंट्स, हम देखते हैं कि बहुत ज्यादा वॉर हो जाते थे। तो यहाँ पे सक्सेशन जो है बिल्कुल क्लियर नहीं है, और हर मुगल प्रिंस को ये लगता है कि भाई मैं इक्वली फिट हूँ रूल करने के लिए, और इस वजह से ये आपस में लड़ने भिड़ने के लिए तैयार रहते थे। एज अ रिजल्ट स्टूडेंट्स आप देखेंगे ये जो वॉर्स ऑफ सक्सेशंस थे इंटरनली ये डिफरेंसेस और फ्रैक्शंस क्रिएट कर रहे हैं, जिसने अगेन मुगल्स जो है उनकी पावर को कंसोलिडेट होने में बिल्कुल हेल्प नहीं करी। यहाँ पर स्टूडेंट्स हम देखते हैं जब बहादुर शाह की डेथ होती है तो मुगल थ्रोन के लिए बहुत सारे क्लेमेंट्स आ जाते हैं, और ये सब आपस में भिड़ने लग जाते हैं खुद के पर्सनल इंटरेस्ट को प्रमोट करने के लिए। और इसकी वजह से ओवरऑल प्रॉब्लम क्या किस बात में आती है, मुगल्स की पावर जो है वो डिक्लाइन होने लगती है। तो दो बातें अभी तक हमने देख ली है, वीक सक्सेसर्स और उसके अलावा लॉज ऑफ सक्सेशन इतने कंफ्यूजिंग हैं कि ये बाहर के थ्रेट को ना देखने की जगह आपस में ही लड़ते रह गए कि गद्दी पे कौन बैठेगा। इसके अलावा स्टूडेंट्स हम देखते हैं कि औरंगजेब के बाद स्पेसिफिकली मुगल्स के अंडर इकोनॉमिक क्राइसिस शुरू हो गया था। वैसे तो ये औरंगजेब की रेन में ही हो गया था, पर उन्होंने इसको ठीक से टैकल कर रखा था। अब जब यहाँ पे वीक सक्सेसर्स बैठे हैं और आपस में लड़े जा रहे हैं तो इकोनॉमिक क्राइसिस जो है वो और ज्यादा एक्सेंचुएट हो गया और ज्यादा एग्रवेट हो गया। सो बेसिकली औरंगजेब की डेथ के बाद हम देखते हैं कि मुगल्स जो है फाइनेंशियल बैंक्रप्सी फेस करने लगते हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया ऑलरेडी इसकी बिगनिंग औरंगजेब के टाइम में ही हो गई थी, जिसमें हम देखते हैं कि भाई टैक्स रेट जो है उसको बहुत ज्यादा बढ़ा दिया गया था जिससे कि कैंपेन्स को फाइनेंस किया जा सके। इस वजह से हम देखते हैं स्टूडेंट्स पेजेंट्री के ऊपर बहुत ज्यादा बर्डन आ गया था और वो अपनी लैंड छोड़ छोड़ के भाग जाते थे, डिजर्शन हो जाता था। और ये जो टैक्स रेट है जिसकी वजह से डिजर्शन हो रहा है, ऑल्दो सतीश चंद्र इससे अग्री नहीं करते हैं। वो कहते हैं कि भाई ऐसा नहीं है कि सारे ही पेजेंट्स भाग जाते थे, लेकिन इंडीड हम देख रहे हैं कि बहुत ज्यादा टैक्स बर्डन की वजह से पेजेंट्स परेशान हैं। और पेजेंट्स जो हैं उनके पास बहुत ज्यादा इंसेंटिव नहीं है कि भाई मुझे सारा पैसा अगर टैक्स में ही देना है तो मैं इतनी मेहनत करूं ही क्यों। तो इस वजह से प्रोडक्टिविटी और प्रोडक्शन के ऊपर जो है बहुत हैवी इम्पैक्ट आया। अपार्ट फ्रॉम दैट स्टूडेंट्स यहाँ पर जैसा कि मैंने आपको बताया लास्ट पॉइंट में, टैक्स इतना ज्यादा लगा दिया गया था कि जो पेजेंट्स हैं उन्होंने हर इंसेंटिव कि भाई किस बात का, मान लीजिए कि मैं महीने के एंड में 10,000 रुपये कमा रही हूँ, टैक्स रेट इतनी ज्यादा कर दी कि इसका 50-60% तो मुझे सरकार को ही देना पड़ रहा है, तो मैं क्या बचा रही हूँ अपने हाथ में, कुछ भी नहीं बचा पा रही, तो यहाँ पे मैं इस काम को करूँ ही क्यों। और इस वजह से हम देखते हैं स्टूडेंट्स हमारे पास जो प्रोडक्टिविटी है, जो लैंड रेवेन्यू है उसका कलेक्शन और लैंड की प्रोडक्टिविटी दोनों के दोनों डिक्लाइन होने लग गए। और इस टाइम पे लेट मी टेल यू कि भाई अगर हम मुगल्स की बात करें तो सबसे ज्यादा पैसा कहाँ से आता है, लैंड रेवेन्यू से ही आता है। लेकिन अगर किसान ही काम करना बंद कर देंगे तो लैंड रेवेन्यू कलेक्ट किससे करेंगे। ये सारी जो चीजें हैं स्टूडेंट्स ये इकोनॉमिक क्राइसिस की तरफ हमें लेकर जा रही थी। इसके अलावा स्टूडेंट्स हम देखते हैं मुगल्स के डिक्लाइन के हमारे पास दो मेजर थ्योरीज हैं जो कि दो हिस्टोरियंस ने दी हैं। एक है हमारे पास इरफान हबीब और इनकी थ्योरी को कहते हैं अग्रेरियन क्राइसिस, और दूसरे हैं हमारे पास में सतीश चंद्र जिनकी थ्योरी को हम कहते हैं जागीरदारी क्राइसिस।
तो एक एक करके देखते हैं कि भाई इरफान हबीब के अग्रेरियन क्राइसिस से क्या हुआ, की थ्योरी क्या है, और सतीश चंद्रा की जागीरदारी क्राइसिस की थ्योरी क्या है। तो बेसिकली इरफान हबीब अग्रेरियन क्राइसिस के तहत ये कहते हैं कि मुगल्स का जो अग्रेरियन सिस्टम था ये एक 3 टियर स्ट्रक्चर था। इसको एक ट्रायंगल बना के समझते हैं। ये एक 3 टियर स्ट्रक्चर है। इसके लोएस्ट लेवल पर कौन बैठी है? पेजेंट्री। ठीक है, इसके लोएस्ट लेवल पर बैठी है पेजेंट्री, मिड लेवल पर बैठे हैं जमींदार्स, और टॉप लेवल पर बैठी है नोबिलिटी, जो कि टैक्स कलेक्शन करेगी। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स हम देखते हैं ये 3 टियर स्ट्रक्चर है। टॉप पे स्टेट बैठा है, फिर जमींदार बैठे हैं, और फिर पेजेंट्री बैठी है। यहाँ पर आप देखेंगे ये इसको एक्सप्लॉइट करते हैं और ये इसको एक्सप्लॉइट करते हैं, और ये जो ओवरऑल एक्सप्लॉइटेशन की साइकिल चलती है, इस वजह से सारा बर्डन पेजेंट्री पे आता है, जो कि थक हार के काम करना ही बंद कर देती है। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स हम देख रहे हैं देर इज एक्सप्लॉइटेशन एंड कंटेस्टेशन वेर इन वी हैव द हेरिडिटरी लैंड ओनिंग क्लास, जमींदार्स को नोबिलिटी परेशान कर रही है, और ये ओरिजिनल कल्टिवेटर्स यानी कि पेजेंट्स जो हैं इनको परेशान कर रहे हैं, और इसकी वजह से हम देखते हैं बहुत डिस्ट्रेस होने लग जाता है। ओवरऑल इरफान हबीब ये कहते हैं कि अग्रेरियन क्राइसिस जो है वो प्रोडक्शन का क्राइसिस था, जो कि पेजेंट्री की एक्सप्लॉइटेशन की वजह से आया था, और इस पेजेंट्री की एक्सप्लॉइटेशन स्टेट कर रहा है। तो बेसिकली यहाँ पर क्या है, नोबिलिटी जो है वो राजा से किसी भी लेवल नीचे नहीं रहती थी। वो भी वही सिल्क के कपड़े पहनना, बड़े बड़े घर, बहुत सारा पैसा, बहुत सारी ज्वेलरी पहनना, तो बहुत ही ज्यादा उनको उनकी लाइफस्टाइल बहुत ग्रैंड थी। अब क्या हो रहा है, पैसा तो आ रहा है कम और लाइफस्टाइल करनी नहीं है, एक पैसा भी नीचे। इस वजह से ये क्या करते हैं, जमींदार से ज्यादा पैसा खोसना शुरू करते हैं। जमींदार बोलता है मैं कोई इलीगल सेस दूंगा नहीं, और जमींदार की भी लाइफस्टाइल कोई कम अच्छी नहीं है, तो वो क्या करता है, पेजेंट्री पे बर्डन डालने लगता है। इस वजह से पेजेंट्री जो है वो अपनी लैंड डिजर्ट करके भाग जाती है कि भाई मैं रहूंगा ही नहीं, तो जाओ किससे पैसे लोगे। एज अ रिजल्ट स्टूडेंट्स हमारे पास में प्रोडक्शन का क्राइसिस हो रहा है, जिसे अग्रेरियन क्राइसिस कहते हैं इरफान हबीब। और लॉन्गर रन में ये पेजेंट्री का जो एक्सप्लॉइटेशन है, ये रिवोल्ट, इकोनॉमिक डिस्ट्रप्शन, फिस्कल क्राइसिस, ये सब करने लगता है। और इसमें कहा जाता है कि मुगल्स का जो अग्रेरियन सिस्टम है उसने अपनी कब्र खुद ही खोद ली। द सिस्टम डग इट्स ओन ग्रेव बिकॉज ऑफ एक्सेसिव एक्सप्लॉइटेशन, बिकॉज ऑफ एक्सेसिव एक्सप्लॉइटेशन। तो यहाँ पे हमने देखा कि भाई अग्रेरियन क्राइसिस क्या है। उसमें एक तो ये ट्रायंगल आप याद रखेंगे, टॉप पे स्टेट बैठा है, बीच में जमींदार, लास्ट में पेजेंट्री। जमींदार मिडल मैन है, ये पहले पेजेंट्री से पैसे इकट्ठे कर रहा है और फिर नोबिलिटी को देता है, कुछ पैसे ये भी खा लेता है, और नोबिलिटी जो है वो चाहती है मेरे पास ज्यादा से ज्यादा टैक्स आए। नोबिलिटी जमींदार को परेशान कर रही है, जमींदार पेजेंट को परेशान कर रहा है, पेजेंट परेशान होकर रिवोल्ट कर रहा है या डिजर्शन करके फ्ली करके चला जा रहा है लैंड को। इसकी वजह से लैंड की प्रोडक्टिविटी कम हो गई, प्रोडक्शन कम हो गया ऑल टुगेदर। और इन सब प्रोसेसेस को कंबाइन करके इरफान हबीब कहते हैं कि भाई अग्रेरियन क्राइसिस हो रहा था। इसके अलावा स्टूडेंट्स नेक्स्ट मैंने आपको बताया कि भाई सतीश चंद्रा जो है वो एक और क्राइसिस की बात करते हैं, जिसे हम कहते हैं जागीरदारी क्राइसिस। स्टूडेंट सतीश चंद्रा जागीरदारी क्राइसिस के तहत ये कहते हैं कि भाई हमारे पास में बेसिकली जागीर की कमी हो गई थी, लैंड जो है उसकी कमी हो गई थी, तो भाई मनसबदार को या नोबिलिटी को क्या दिया जाए, पेमेंट कैसे करी जाए। सो बेसिकली यहाँ पे सतीश चंद्रा क्या कहते हैं कि मुगल्स रैन आउट ऑफ लैंड टू असाइन इन जागीर्स फॉर विच द जागीरदार्स वर लेफ्ट विद नो इंसेंटिव फॉर इंक्रीजिंग एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन। बेसिकली हमने देखा कि भाई औरंगजेब की जो रेन है, ठीक है, इसको सिंप्लीफाई करके समझते हैं। औरंगजेब की रेन में हमने डेक्कन के अंदर एक्सपेंशन कर लिया, ठीक है, डेक्कन के अंदर एक्सपेंशन कर लिया। डेक्कन में जब एक्सपेंशन होता है तो औरंगजेब ने क्या किया, जो सबसे क्रीम लैंड है, जो सबसे अच्छी क्वालिटी की यानी कि जो सबसे फर्टाइल लैंड है, उसको तो पहले ही खालिसा में डाल दिया। खालिसा का मतलब क्या होता है, स्टेट की ओन्ड लैंड जिसके पैसा डायरेक्टली सेंट्रल ट्रेजरी में जाएगा। अब जो बची हुई लैंड है, जो नया एक्सपेंशन हुआ है, उसके ऊपर कौन से क्लेमेंट्स हैं, अपने नए डेक्कन नोबल्स बैठे हैं, ठीक है, बीजापुर, गोलकोंडा, अहमदनगर के जो पुराने लोग बैठे हैं, पुरानी नोबिलिटी बैठी है, उनको लैंड देनी है। मराठास को लैंड देनी है। मराठास के अलावा हम देख रहे हैं अगर हम राजपूत्स और दूसरी मुस्लिम नोबिलिटी जो बैठी है, जैसे कि इंडियन मुस्लिम्स हो गए, इनकी अगर हम बात करें तो इनकी फर्दर जनरेशन्स भी तो आ रही हैं, ठीक है, इनकी फर्दर जनरेशन्स आ रही हैं और वो भी क्लेम कर रही हैं कि भाई हम भी नोबिलिटी का पार्ट है, हमें भी लैंड दीजिए।
तो इतने सारे लोगों को जागीर देनी है लेकिन लैंड तो है ही नहीं, और इस वजह से सतीश चंद्र कहते हैं कि जागीरदारी क्राइसिस हो गया। नोबिलिटी जो है उनके पास बहुत रेस्ट्रिक्टेड लैंड हो गई, और उसके अंदर कितनी कल्टीवेशन बढ़ाएं, ऐसा तो है नहीं कि भाई इतनी कल्टीवेशन बढ़ा दें कि बहुत ज्यादा पैसा आ जाए। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि लैंड्स कम है, इस वजह से उनका इंसेंटिव खत्म हो गया कि भाई मैं यहाँ पर क्या एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन करूँ, कोई इंसेंटिव उनके पास रहा नहीं, जिसकी वजह से दोबारा प्रोडक्टिविटी गिर रही है। उसके अलावा स्टूडेंट्स आप देखेंगे कि सतीश चंद्र ये कहते हैं कि औरंगजेब की जो नोबिलिटी है वो बहुत ज्यादा फैक्शनल हो गई थी, बहुत ज्यादा टूट गई थी आपस में, और सिस्टम को इंटैक्ट नहीं रख पाई, जिसकी वजह से हम देखते हैं कि यहाँ पर अब जो ये डेक्कन नोबल्स हैं, मराठास हैं, राजपूत हैं, फाइनली ये क्या करते हैं, इंडिविजुअल लीडर्स की तरह इमर्ज हो जाते हैं, क्योंकि मुगल्स का जो एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम है वो अब इनके लिए कारगर साबित नहीं हो रहा। इस वजह से डिसाइड करते हैं कि भाई इतना परेशान होने से बेटर है अपनी इंडिपेंडेंस डिक्लेयर करो और अपना खुद का एडमिनिस्ट्रेशन चलाओ। तो जागीरदारी क्राइसिस में जागीर का क्राइसिस चल रहा है। इसकी स्टोरी क्या है ये मैंने आपको अभी समझाई, और इसकी वजह से हम देखते हैं ये जो स्टेट्स हैं जिनके क्लेमेंट्स बैठे हैं कि भाई हमें जागीर दो, वो बोलते हैं आप किससे ही जागीर मांगना, इंडिपेंडेंस डिक्लेयर करो और अपनी खुद का किंगडम कार्व आउट करो। यहाँ पर स्टूडेंट्स हम देखते हैं आखिर तक आते आते तो क्राउन लैंड्स भी एग्जॉस्ट हो गई थी, जिनको टेम्पररी एडवांटेज के लिए यूज किया जाता था। यानी कि मुगल्स के अंदर जो क्राउन लैंड्स थी वो भी कभी कभी जागीरदारों को दी जाती थी जिससे कि उनको खुश रखा जा सके, लेकिन एक समय पे ये भी एग्जॉस्ट होने लग गई, और इस वजह से हम देखते हैं मुगल एडमिनिस्ट्रेटिव मशीनरी क्रम्बल कर रही है अपने ही वेट के ऊपर, और जागीरदारी क्राइसिस और अग्रेरियन क्राइसिस जो है मेजरली प्रोडक्शन जो है उसको डिक्लाइन कर रहे हैं, और इसकी वजह से इकोनॉमिक क्राइसिस आ रहा है ऑल टुगेदर। और इसी वजह से हम देखते हैं मुगल्स की नोबिलिटी तो आपस में लड़ भिड़ रही है, और उसके अलावा जो इंडिपेंडेंट और दूर के जो स्टेट्स बैठे हैं उन्होंने इंडिपेंडेंस डिक्लेयर कर दी। इसके अलावा स्टूडेंट्स हम देखते हैं कि हमारे पास में फॉरेन थ्रेट भी आता है। यहाँ पर 18th सेंचुरी में इंडिया में फिर से फॉरेन इन्वेजन्स होते हैं। ये जो फॉरेन इन्वेजन्स है स्टूडेंट्स, ये बेसिकली प्लंडरिंग और अटैक के लिए थे, और ये अफगन्स के अंडर होते हैं जैसे कि नादिर शाह, और फर्दर उनके सक्सेसर्स जैसे कि अहमद शाह अब्दाली। यहाँ पर स्टूडेंट्स हम देखते हैं पहला अटैक 1739 में होता है नादिर शाह के अंडर, जो कि मुगल एम्पायर को एक बहुत ही बुरी वाली डिफीट देते हैं। तो यहाँ पे जो मुगल एम्परर दिल्ली में बैठे थे वो नादिर शाह को रोकने की कोशिश करते हैं, लेकिन नादिर शाह जो है उनको बहुत बुरी तरह से हरा देते हैं, और उसके अलावा मुगल ट्रेजरी में से बहुत सारा पैसा लूट कर ले जाते हैं। ये जो बैटल है और ये जो नादिर शाह का इन्वेजन है जिसमें मुगल रूलर को हराया गया है, इससे पूरी दुनिया में मुगल्स की मिलिट्री वीकनेस और एम्पायर डिक्लाइन हो रहा है इस बात के बारे में पता चलने लग गया, और इससे हमें पता चलता है कि मुगल्स जो हैं वो अब उस पावर में नहीं रहे जिसमें वो एक समय हुआ करते थे। इसके बाद स्टूडेंट्स हम देखते हैं जब नादिर शाह को रियलाइज हो गया कि ओके यहाँ से तो खूब पैसा लूटा जा सकता है, और दूसरी बात ये यहाँ पर कोई हमें रोकने के लिए बैठा नहीं है, इस वजह से वो रिपीटेड इन्वेजन्स करते हैं, और उसके बाद आते हैं उनके एक सक्सेसर अहमद शाह अब्दाली। अहमद शाह अब्दाली जब आते हैं तो वो फ्रंटियर प्रोविंसेस जो हमारी नॉर्थ वेस्ट की प्रोविंसेस हैं, पंजाब, सिंध, कश्मीर एटसेट्रा, इन सबको कैप्चर ही कर लेते हैं, ऑल टुगेदर इनको कैप्चर कर लेते हैं, अपना पार्ट बना लेते हैं। इसकी वजह से हम देखते हैं मुगल एम्पायर की जो बाउंड्रीज हैं वो बहुत ज्यादा श्रिंक हो जाती हैं, और मुगल्स की पावर कंसिडरेबली डिक्लाइन हो जाती है। मुगल्स की पावर इतनी ज्यादा डिक्लाइन हो रही है स्टूडेंट्स कि इसका एक एग्जांपल ये है कि जब 1761 में अब्दाली इंडिया में आते हैं लड़ने के लिए, तो वो जो बैटल लड़ते हैं वो मुगल एम्पायर के नहीं बल्कि मराठास के अगेंस्ट लड़ते हैं, जिसे हम कहते हैं थर्ड बैटल ऑफ पानीपत। तो थर्ड बैटल ऑफ पानीपत टेक्निकली किसके बीच में हो रहा है, अफगन्स और मराठास के बीच में हो रहा है, क्योंकि मुगल्स तो हैव सीज टू एग्जिस्ट एज अ पावर ऑल टुगेदर, नाम के रूलर्स रह गए हैं, ऑल टुगेदर कुछ भी नहीं है इनके पास मिलिट्री पावर। और इस वजह से हम देखते हैं कि मराठास जो कि नॉर्थ इंडिया में एक बहुत फॉर्मिडेबल पावर बन गए थे, वो अब्दाली से 1761 में थर्ड बैटल ऑफ पानीपत लड़ते हैं। यहाँ पे स्टूडेंट्स हम देखते हैं इसके बावजूद थर्ड बैटल ऑफ पानीपत में मराठास जो हैं वो बहुत बुरी तरह से डिफीट हो जाते हैं, और 10 साल के लिए हम देखते हैं 1761 से 1772 तक अफगन्स जो हैं वो इंडिया स्पेसिफिकली नॉर्थ इंडिया जो है इसमें डिक्टेटरशिप चलाते हैं अंडर अ रूलर नोन एज नजीउद्दौला, जो दिल्ली में अपनी एडमिनिस्ट्रेशन सेटअप करते हैं। आगे जाके स्टूडेंट्स हम देखेंगे इनको धीरे धीरे बाद में खत्म किया जाएगा। तो यहाँ पे थर्ड
बैटल ऑफ पानीपत किन के बीच में हुआ? मराठास और अहमद शाह अब्दाली। मराठास इसमें हार गए, मुगल्स का तो कोई रोल ही नहीं है क्योंकि दे आर सीजिंग टू एग्जिस्ट एज अ मिलिट्री पावर ऑल टुगेदर, एंड बिकॉज ऑफ द लॉस of battle of Panipat and the loss of Marathas, we see for a decade there will be Afghan dictatorship in the northern parts of India. इसके अलावा स्टूडेंट्स हमारे पास में इंडिपेंडेंट और सक्सेसर स्टेट्स का राइज हो रहा है। इसके बारे में हमने ऑलरेडी डिस्कशन किया था। औरंगजेब के रेन में ही हम देखते हैं कि भाई मराठास बहुत पावर में आ गए हैं। मराठास के अलावा एक ग्रुप है हमारे पास जाट्स का, जो इनके अगेंस्ट रिवोल्ट कर रहे हैं। जाट्स के अलावा स्टूडेंट्स हम देखते हैं सिख्स जो हैं वो अपने लिए इंडिपेंडेंट टेरिटरी कार्व आउट करना शुरू कर देंगे। तो यहाँ पे आप देखेंगे 1761 में मुगल एम्पायर तो नाम का एम्पायर रह गया है, और ये हमें थर्ड बैटल ऑफ पानीपत से पता चल जाता है। एज अ रिजल्ट स्टूडेंट्स, थर्ड बैटल ऑफ पानीपत के बाद स्पेसिफिकली जो लोकल रूलर्स हैं वो जल्दी जल्दी अपने इंडिपेंडेंस असर्ट करना शुरू करते हैं। कुछ तो हमारे पास आते हैं सक्सेसर स्टेट्स। सक्सेसर स्टेट्स वो स्टेट्स हैं जो पहले मुगल्स की प्रोविंसेस थे स्टूडेंट्स। ये लोग पहले मुगल्स जो हैं इनकी प्रोविंसेस थे, और अब क्योंकि मुगल्स की पावर नाम की रह गई है इस वजह से इंडिपेंडेंस डिक्लेयर कर रहे हैं। ये जो सक्सेसर स्टेट्स हैं स्टूडेंट्स, इसके अंदर है हमारे पास बंगाल, अवध, हैदराबाद। यहाँ पे ये लोग क्या कर रहे हैं? ऑटोनॉमी असर्ट कर रहे हैं। ये पहले मुगल गवर्नर्स रहे हैं, लेकिन मुगल्स की डिक्लाइनिंग पावर को देखते हुए ऑटोनॉमी असर्ट करते हैं और अपनी इंडिपेंडेंट टेरिटरी कार्व आउट कर लेते हैं। इसके अलावा स्टूडेंट्स हमारे पास में बहुत सारे इंडिपेंडेंट किंगडम्स भी आ रहे हैं। इंडिपेंडेंट किंगडम्स कौन से हो गए? जिनके अंदर हम देख रहे हैं नए नए स्टेट्स आ गए हैं हमारे पास में, जैसे कि मराठास, अफगन, जाट, पंजाब स्टेट्स। और ये सब कौन है? ये है प्रोडक्ट ऑफ द रिबेलियंस बाय लोकल रूलर्स, जमींदार्स एंड पेजेंट्स अगेंस्ट द मुगल अथॉरिटी। ये सब जो है औरंगजेब के रेन में शुरू हो चुका था, लेकिन फाइनली ये अपने लिए इंडिपेंडेंस कब असर्ट कर पा रहे हैं, इस बात को कब अंजाम दे पा रहे हैं? जब थर्ड बैटल ऑफ पानीपत हो जाता है, और इसमें इन सबको पता चल जाता है कि मुगल्स तो अब खत्म हो चुके हैं, इसीलिए एक के बाद एक ये इंडिपेंडेंस डिक्लेयर करना शुरू कर देते हैं। इसके अलावा स्टूडेंट्स आप देखेंगे कि हमारे पास में जो राजपूत किंगडम्स हैं, मैसूर है और त्रावणकोर है, जो कि ऑलरेडी मुगल्स के टाइम पे बहुत कंसिडरेबल ऑटोनॉमी रखते थे। राजपूत किंगडम्स में बिल्कुल भी इन्वॉल्व नहीं होते थे मुगल्स। मैसूर और त्रावणकोर के अंदर भी हम देखते हैं स्टूडेंट्स मुगल्स जो है बहुत ऑटोनॉमी दे के रखते थे। तो ये जो किंगडम्स हैं ये तो ऑटोमेटिकली सबसे जल्दी इंडिपेंडेंस डिक्लेयर करते हैं और 18th सेंचुरी के अंदर कंप्लीटली इंडिपेंडेंट हो जाते हैं। तो हमारे पास में स्टूडेंट्स सक्सेसर स्टेट्स हैं। सक्सेसर स्टेट्स वो हैं जो पहले मुगल्स का पार्ट थे, मुगल एम्पायर का पार्ट थे, मुगल गवर्नर्स थे, और फिर इंडिपेंडेंट हो जाते हैं, जैसे कि बंगाल, अवध और हैदराबाद। उसके अलावा हमारे पास में लोकल रूलर्स ने रिबेलियन करके इंडिपेंडेंट स्टेट्स बनाए हैं, जैसे कि मराठास हो गए, जाट हो गए, पंजाब के अंदर सिख्स हो गए, अफगन्स हो गए, एक्सेट्रा। और उसके अलावा हमारे पास 3 स्टेट्स है जिनके पास ऑलरेडी पहले बहुत ऑटोनॉमी हुआ करती थी, जैसे कि राजपूत, मैसूर और त्रावणकोर का एरिया, जो मुगल्स के डिक्लाइन के साथ साथ कंप्लीटली इंडिपेंडेंट हो जाएंगे। फाइनली स्टूडेंट्स, फाइनल नेल इन द कॉफिन क्या है? यूरोपियन पावर्स। अगर हम यूरोपियंस की बात करें तो इंडिया में सबसे पहले पोर्चुगीज हैं। पोर्चुगीज की बात करें तो ये तो विजयनगर पीरियड में 1498 में वास्को ड गामा आ गए थे। इसके अलावा स्टूडेंट्स आप देखेंगे मुगल्स की अगर हम बात करें तो मुगल्स के टाइम पे हमारे पास में इंग्लिश भी आने लग गए हैं। तो हमारे पास में इंग्लिश आ चुके हैं, पोर्चुगीज आ चुके हैं, डच आ चुके हैं, फ्रेंच आ चुके हैं। इनमें से ये सब भी आपस में देख तो रही हैं कि इंडिया के अंदर चल क्या रहा है। तो यहाँ पे 2 पावर्स हैं स्पेसिफिकली, इंग्लिश और फ्रेंच, जिनको बहुत ज़्यादा टेरिटोरियल एस्पिरेशंस हो जाएंगी इंडिया के अंदर, और मुगल का डिक्लाइन देखते टाइम ये बोलेंगे कि भाई सही मौका है, हम भी यहाँ पे बहती गंगा में हाथ धो लेते हैं, हमें जितनी टेरिटरी मिल जाए हम कैप्चर कर लेंगे। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स आप देखेंगे कि जब मुगल्स की सेंट्रल अथॉरिटी वीक होने लगती है तो यूरोपियन कंपनीज, खास करके इंग्लिश और फ्रेंच जो हैं, वो इन कंफ्यूजिंग टाइम्स में से प्रॉफिट निकालने की कोशिश करते हैं। यूरोपियन कंपनीज जो हैं इंडियन प्रिंसेस को बड़ी इजीली हर चीज के अंदर, चाहे वो डिप्लोमेसी हो, चाहे वो ट्रेड हो, चाहे वो वॉर हो, इनमें बड़ी आसानी से हरा देती हैं। और इसके तहत हम देखते हैं स्टूडेंट्स, एक पर्टिकुलर कंपनी, हमारी ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी जो है, वो बहुत सारी टेरिटरी गेन करने में सक्सेसफुल हो जाती है, और इतनी ज्यादा इसकी पावर बढ़ जाती है कि अब मुगल एम्पायर के रिवाइव होने का कोई चांस बचता ही नहीं है।
मोर ओवर स्टूडेंट्स, हम देखते हैं कि 1757 के अंदर बैटल ऑफ प्लासी होता है, जिसमें ब्रिटिशर्स जो हैं वो बंगाल को कैप्चर कर लेते हैं, और यहाँ से इनके टेरिटोरियल एक्सपेंशन की कहानी शुरू होती है, जिसमें पूरा इंडिया ही एक बार को कैप्चर होने वाला है, और यहाँ से कॉलोनियल पीरियड शुरू हो जाएगा। तो स्टूडेंट्स, 18th सेंचुरी जो है, इसका एक क्विक रिकैप लेते हैं। इसको डार्क सेंचुरी बोल रहे हैं। कौन बोल रहे हैं? कॉलोनियल्स। लेकिन नेशनलिस्ट क्या कह रहे हैं कि भाई मुगल्स का डिक्लाइन हो रहा है, इंडिया का डिक्लाइन नहीं हुआ है, पॉलिटिकल कंफ्यूजन चल रही है। इसका मतलब ये नहीं है कि इंडिया में पैसा ही नहीं है या फिर कल्चरली हम डिक्लाइन कर गए हैं। तो यहाँ पे एक तो आर्ग्यूमेंट इस बात का चलता है, ठीक है। उसके अलावा आप देखेंगे कि हमारे पास में कॉलोनियल्स हैं यहाँ पे, ठीक है। इसके अलावा हम देखते हैं स्टूडेंट्स क्या रीजंस रहे हमारे पास में। वीक सक्सेसर्स हैं, जो आगे आने वाले सक्सेसर्स हैं वो बिल्कुल भी ठीक से काम नहीं कर रहे, या तो वो बहुत वीक है मेंटली, या फिर उनको इंटरेस्ट ही नहीं है, जा रहा है जो जाने दो। ओके। उसके अलावा स्टूडेंट्स हमारे पास में वॉर्स ऑफ सक्सेशंस जो हैं वो इंटरनल कंफ्यूजन बना रहे हैं। इसके अलावा स्टूडेंट्स हम देखते हैं कि हमारे पास में इकोनॉमिक क्राइसिस आ रहा है। इकोनॉमिक क्राइसिस जो है, इसको आप दो एस्पेक्ट्स में समझा सकते हैं। एक तो भाई अग्रेरियन क्राइसिस आ रहा है, जिसमें कि पेजेंट्री को एक्सप्लॉइट किया जा रहा है, और दूसरा हमारा जागीरदारी क्राइसिस चल रहा है, जिसमें हमारे पास में नई नोबिलिटी और पुरानी नोबिलिटी को पैसे बांटने के लिए या सैलरी देने के लिए जागीर ही नहीं है। उसके अलावा स्टूडेंट्स हम देखते हैं कि फॉरेन इन्वेजन्स हो रहे हैं। फॉरेन इन्वेजन्स के तहत हमारे यहाँ अफगन्स आ रहे हैं, नादिर शाह, अहमद शाह अब्दाली, जो कि मुगल्स को बहुत बुरी तरह हराते हैं। आगे जाके थर्ड बैटल ऑफ पानीपत में मराठास को भी हरा देते हैं, और 10 साल के लिए तो पूरी डिक्टेटरशिप हो जाती है नॉर्थ इंडिया में इनकी। और ये मुगल एम्पायर का बहुत सारा नॉर्थ वेस्टर्न फ्रंटियर का पार्ट भी अपने अंडर कैप्चर कर लेते हैं। फाइनल, sorry, before this students we see that there are a lot of independent plus successor plus autonomous states, ठीक है। ऑटोनॉमस स्टेट्स, इंडिपेंडेंट की अगर हम बात करें, वो स्टेट्स जो ऑलरेडी मुगल के टाइम पे रिबेलियन करना शुरू कर चुके थे, जैसे कि जाट, सिख, मराठा, उन्होंने इंडिपेंडेंस डिक्लेयर कर दी थर्ड बैटल ऑफ पानीपत के बाद स्पेसिफिकली। सक्सेसर स्टेट वो किंगडम्स जो कि पहले मुगल प्रोविंसेस थे, उनके गवर्नर्स ने इंडिपेंडेंस डिक्लेयर कर दी। उसके बाद में ऑटोनॉमस स्टेट्स जो ऑलरेडी मुगल्स के टाइम पे कंसिडरेबली ऑटोनॉमी रखते थे, जैसे कि राजपूत हो गए, त्रावणकोर के रूलर्स हो गए, उन्होंने इंडिपेंडेंस असर्ट कर दी। तो मुगल एम्पायर जो है धीरे धीरे बिखर गया। और फाइनल नेल इन द कॉफिन क्या है? एडवेंट ऑफ द यूरोपियंस, जिसमें एक पर्टिकुलर पावर, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, बहुत ज्यादा टेरिटोरियल गेन्स कर लेगी, और एक पॉइंट ऑफ टाइम बाद इनकी टेरिटरी इतनी ज्यादा बढ़ जाएगी कि मुगल्स का रिवाइव होना नामुमकिन हो जाएगा, और इसके साथ इंडिया का तीसरा टाइम पीरियड शुरू होगा, विच विल बी colonial इंडिया। So with this students, our discussion of Marathas and the decline of Mughals is complete. I hope you were able to understand all the topics thoroughly. Students, if you enjoy studying with me, don't forget to like this particular video. Also, don't forget to subscribe to our channel so that you can be notified whenever a new video is coming up. Thank you so much for joining me.